E-forms. Prior to the e-governance program through MCA 21 online portal, all transactions including statutory filings of companies were conducted in manual mode using the prescribed physical paper forms. In order to make physical forms compatible with the e-governance process, all have been re-engineered and converted into electronic forms. जब तक ऑनलाइन पोर्टल नहीं बना था MCA 21 का ई-गवर्नेंस प्रोग्राम जब तक नहीं आया था, तब तक सारी जितनी भी ई फाइलिंग्स वगैरह होती थी वो सब मैनुअल मोड में फिजिकल पेपर फॉर्मेट में होती थी. अब उन सबको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है, री इंजीनियर कर दिया गया है. द ई फॉर्म्स हैव बीन डिज़ाइंड विद द इनबिल्ट प्रीफिल फीचर. ई फॉर्म में प्रीफिल फीचर के साथ इसको बनाया गया है. द फीचर्स enables the data in the required fields being captured from the database available in the electronic registry in an automated manner. प्रीफिल से क्या होता है, जो भी डेटा इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री में पहले से फीड होता है उसको ऑटोमेटिकली फिल कर देता है फॉर्म में. Accordingly, requirement of repetitive data entry has been significantly reduced. इसे repetitive data entry नहीं करना पड़ता है. The process of electronic filing also incorporates the facility of pre-scrutiny of the form. और इसमें pre-scrutiny का भी option है. This is a completely electronic process where the system verifies if the form is complete in all respect. और इससे क्या सिस्टम वेरीफाई कर लेता है कि फॉर्म कंप्लीट है कि नहीं है. This is however limited to such checks as can be performed by the computerized system. मतलब कि जो भी पर्सन इसको कर रहा है उसको भी थोड़ा सतर्क रहना चाहिए. कंप्यूटराइज सिस्टम में जितना पॉसिबल हो पाता है उतना ही प्री स्क्रूटनी से चेक हो पाता है. इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस. द कंपनीज में इंटरैक्ट थ्रू द ऑनलाइन पोर्टल एज प्रोवाइडेड बाय MCA. Alternatively, they use valid email IDs of their own or of authorized representatives to enable the offices of the central government to interact with them. कंपनीज़ क्या करती हैं, ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा MCA से इंटरैक्ट कर पाती हैं या अथॉरिटीज़ से इंटरैक्ट कर पाती हैं. ऑल्टरनेटिवली किस तरीके से इंटरैक्ट करती है, ईमेल आईडीज़ के थ्रू. या तो कंपनी की खुद की ईमेल आईडी होती है या तो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव की ईमेल आईडी वो प्रोवाइड करवाते हैं MCA के पोर्टल में, जिससे कि सेंट्रल गवर्नमेंट या जो भी अथॉरिटीज़ हैं वो इंटरैक्ट कर पाती है कंपनी से. दिन नंबर क्या है. एज पार्ट ऑफ द ई गवर्नेंस प्रोग्राम द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर हैज़ बीन इंट्रोड्यूस. ई गवर्नेंस प्रोग्राम का एक पार्ट है डिन को उसमें इंट्रोड्यूस किया गया है. द डिन इज़ in the form of a unique identifier for an existing or a future intending director containing personal information about such director. डिन क्या है, यूनिक आइडेंटिफायर है. कोई भी डायरेक्टर या जो डायरेक्टर बनने का इच्छुक है वो उसकी इसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है. दिस would not only help in fixing the identity of the person but also correlate his participation in other companies. इससे क्या होगा, पर्सन की आइडेंटिटी पता चलेगी और उसका अदर कंपनीज़ में कहाँ कहाँ पार्टिसिपेशन है वो सब भी हमें पता चल जाएगा. इधर पास्ट और प्रेजेंट, अभी वो कहाँ पे डायरेक्टर है या इसके पहले वो कहाँ पे डायरेक्टर था, ये सब हमें पता चल जाएगा डिन से. सिस्टम रिक्वायरमेंट फॉर ई फाइलिंग. क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है ई फाइलिंग के लिए. विंडोज़ 2000 या उसके बाद का वर्जन ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह. इंटरनेट कनेक्शन टू एक्सेस द MCA वेबसाइट. इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत होगी. इंटरनेट एक्सप्लोरर वर्जन 10 या उसके ऊपर का. गूगल क्रोम 49 या उसके ऊपर का. मोजिला फायरफॉक्स 45 या उसके ऊपर का. एडोब रीडर फ्रॉम वर्जन 11 या उसके ऊपर का. जावा रन टाइम एनवायरनमेंट ये JRE वर्जन 8 अपडेट 92 इज सजेस्टेड. स्कैनर की ज़रूरत होगी. डॉक्यूमेंट्स जो अटैचमेंट्स वगैरह हमें करने हैं उसको स्कैन करने के लिए. प्रिंटर की ज़रूरत होगी. चालान या सर्विस फीस पेमेंट रिसिप्ट को प्रिंट करने के लिए प्रिंटर की ज़रूरत होगी. एनेबलिंग ऑफ पॉपअप्स फ्रॉम MCA 21 पोर्टल इन द ब्राउज़र. और ब्राउज़र में हमें पॉपअप्स को इनेबल करना पड़ेगा जिससे MCA पोर्टल से कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आए तो वो हमें पता चल जाए. Process involved in e-filing. The process involved in e-filing of various documents is stated under. Registration requirement. इसमें ई फाइलिंग्स में क्या क्या प्रोसेस होता है. एक तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है हमें. उसके बाद ई फॉर्म्स को डाउनलोड करना होता है. उसके बाद ई फॉर्म को कंप्लीशन करना पड़ेगा, उसको पूरा भरेंगे हम लोग. उसके बाद सबमिशन ऑफ द ई फॉर्म. उसके बाद हम उसको सबमिट करेंगे. उसके बाद पेमेंट वगैरह अगर है तो उसको पेमेंट करेंगे और फिर ई फाइलिंग कंप्लीट हो जाएगी. कंप्लीट हो जाएगी.
Registration requirement. Due to the fact that only registered users will be allowed to do e-filing, the user must get himself registered at the ऑनलाइन पोर्टल ऑफ MCA 21। जो रजिस्टर्ड यूज़र है वो ही ई फाइलिंग्स वगैरह कर पाएंगे। तो इसके लिए जो भी पर्सन को ई फाइलिंग करनी है उसको अपने आप को रजिस्टर करना होगा ऑनलाइन पोर्टल में। रजिस्ट्रेशन इज़ अ वन टाइम प्रोसेस थ्रू विच द यूज़र क्रिएट्स हिज पर्सनल लॉगिन आईडी। वन टाइम प्रोसेस है, उससे पर्सनल लॉगिन आईडी क्रिएट कर लेगा जो भी पर्सन है। दिस इंश्योर सिक्योरिटी एंड ऑल्सो सर्व्स एज अ चैनल फॉर प्रोवाइडिंग पर्सनलाइज्ड इन्फॉर्मेशन एज द फंक्शनैलिटी इवॉल्व्स। और इससे क्या होगा, सिक्योरिटी मेंटेन रहेगी और ये एक चैनल की तरह जिससे कि पर्सनलाइज इन्फॉर्मेशन वगैरह पता रहेगा कि कौन एक्सेस कर रहा है इन्फॉर्मेशन वगैरह को, ये सब चीज़ें। In case the user has got a digital signature and if he intends to sign the e-form as an authorized signatory, he will need to register his DSC also। अगर जो यूज़र है उसके पास डिजिटल सिग्नेचर है और वो ही ऑथराइज सिग्नेटरी है तो उसको साइन वगैरह करने के लिए अपने DSC को रजिस्टर करना पड़ेगा। द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ DSC विल बी रिपीटेड एवरी टाइम व्हेन द यूज़र प्रोक्योर्स अ न्यू DSC और रिन्यूज इज। अगर नया DSC लिया है या रिन्यू करवाया है तो फिर री रजिस्टर करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन ऑफ DSC को। उसके बाद क्या है, डाउनलोडिंग ऑफ ई फॉर्म्स। ई फॉर्म्स आर फ्रीली डाउनलोडेबल एंड आर इन PDF फॉर्मेट। PDF फॉर्मेट में होते हैं, फ्रीली डाउनलोडेबल होते हैं। PDF फॉर्मेट में होते हैं, फ्रीली डाउनलोडेबल होते हैं। द यूज़र इज़ रिक्वायर्ड टू यूज़ न्यू सेट ऑफ नोटिफाइड ई फॉर्म्स दैट आर बीइंग मेड अवेलेबल इन द MCA 21 पोर्टल। और नया इन फॉर्म को डाउनलोड करना होता है, लेटेस्ट फॉर्म को MCA पोर्टल से यूज़र्स को डाउनलोड करना होता है। इंस्ट्रक्शन किट फॉर ईच ई फॉर्म इज़ ऑल्सो अवेलेबल अलॉन्ग साइड द ई फॉर्म। और ई फॉर्म के बगल में उसका इंस्ट्रक्शन किट भी होता है, उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू डाउनलोड द ई फॉर्म ईच टाइम बट it is to ensure that the user has the latest e-form। ज़रूरी नहीं है कि हम बार बार ई फॉर्म को डाउनलोड करना पड़े, लेकिन हमारे सिस्टम में जो ई फॉर्म सेव है वो लेटेस्ट ई फॉर्म होना चाहिए। कंप्लीशन ऑफ ई फॉर्म। कंप्लीशन क्या होता है, हम फिर उसको फिल कैसे करेंगे उसका प्रोसीजर दे रखे हैं। ई फॉर्म्स आर स्पेसिफिकली टेलर्ड बाय MCA टू मीट द ई फाइलिंग नीड्स। ई फॉर्म्स को स्पेसिफिकली टेलर किया गया है MCA के द्वारा जिससे कि वो ई फाइलिंग की नीड्स को मीट कर सकें। मतलब कि जो भी इंफॉर्मेशन हमें जिस फॉर्म में जो भी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है उन सब के लिए हमको उसमें डेटा फिल करने की जगह रहती है। द यूज़र में फिल इन एन ई फॉर्म ईदर ऑनलाइन और ऑफलाइन। हम लोग ऑनलाइन भी फिल कर सकते हैं और ऑफलाइन भी फिल कर सकते हैं। ऑनलाइन ई फॉर्म फिलिंग रिक्वायर्स एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन। अगर ऑनलाइन फिल करते हैं तो एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और ऑफलाइन में हम बिना इंटरनेट के भी भर सकते हैं। द ई फॉर्म्स कैन बी फिल्ड इन एंड साइन डिजिटली यूजिंग द एक्रोबैट रीडर से हम ई फॉर्म को फाइल भी कर सकते हैं और फिल भी कर सकते हैं। सर्टेन फील्ड ऑफ ई फॉर्म्स कैन बी फिल्ड अप ऑटोमेटिकली बाय द सिस्टम। और कुछ ई फॉर्म्स ऑटोमेटिकली फिल्ड अप भी हो सकते हैं टू द एक्सटेंट डेटा इज़ अवेलेबल इन MCA में। अगर कंपनी का जितना भी डेटा है उसके अकॉर्डिंग हम प्रीफिल बटन से कुछ फील्ड्स ऐसे भी होते हैं जो ई फॉर्म के ऑटोमेटिकली फिल हो जाते हैं। द यूज़र कैन डू ऑटोमेटेड प्री स्क्रूटनी ऑफ ई फॉर्म। और प्री स्क्रूटनी भी कर सकते हैं। यूज़ ऑफ दिस फैसिलिटी इंश्योर्स दैट द ई फॉर्म इज़ कम्प्लीट है हर रिस्पेक्ट में और ई फाइलिंग के लिए तैयार है। द यूज़र में ऑल्सो अटैच सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। और उसमें हम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी अटैच कर सकते हैं इफ़ एप्लीकेबल। हाउएवर इट मस्ट बी एंश्योर्ड दैट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आर इन PDF फॉर्मेट। PDF फॉर्मेट में ही सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना है। wherever possible the size of the attachment must be kept at minimal। और साइज़ को इसके कम से कम रखना है। एज अ एडिशनल फैसिलिटी support for conversion of popular formats such as Microsoft Office into PDF is being made available in the MCA 21 portal itself। हमें MCA पोर्टल से ही हम अगर किसी और फॉर्मेट में है फाइल तो उसको PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। आफ्टर कंप्लीशन द यूज़र इज़ रिक्वायर्ड टू साइन द ई फॉर्म यूजिंग द DSC। और जब ये सब फिल हो जाएगा तो DSC से साइन कर देंगे। इफ़ देयर आर मोर देन वन सिग्नेटरीज द यूज़र कैन सेंड द ई फॉर्म ईदर ऑन सुटेबल मीडिया और एज एन ईमेल अटैचमेंट
टू अदर पर्सन फॉर साइनिंग द रिक्वेस्टेड ई फॉर्म डिजिटली। और जब एक पर्सन उसको साइन कर लेगा तो वो दूसरे को किसी भी सूटेबल मीडिया से या ईमेल के द्वारा अटैच करके भेज देगा, जिससे कि दूसरा वाला भी उसको साइन कर लेगा डिजिटली। Multiple signatures can be applied on a given form, but it must be ensured that the content of the e-form are not altered after it has been signed. मल्टीपल लोग साइन कर सकते हैं, एक से ज़्यादा लोग उसमें साइन कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान देना पड़ेगा कि साइन करने के बाद जो भी डेटा है वो ऑल्टर ना हो जाए। अगर कंटेंट्स आर ऑल्टर्ड एट एनी स्टेज द डॉक्यूमेंट्स विल बिकम इनवैलिड एंड विल बी रिजेक्टेड ड्यूरिंग द ई फाइलिंग प्रोसेस। और अगर ऑल्टर करते हैं हम डेटा को साइन करने के बाद, तो डेटा जो फॉर्म है वो इनवैलिड हो जाएगा और जब हम उसको फाइल करेंगे तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आफ्टर ऑल individuals have digitally signed the form, it is ready for submission। और जब सब लोग उसमें साइन कर देंगे डिजिटली तो फिर वो सबमिशन के लिए रेडी हो जाएगा। सबमिशन ऑफ ई फॉर्म in case the user wants to carry out e-filing he will need to be connected to the internet। अगर ई फाइलिंग के लिए हमें इंटरनेट कनेक्शन होना ज़रूरी है। Submission of e-form will need to be made at the MCA 21 portal using specialized functionality that is provided at the portal। जो फॉर्म सबमिट होगा वो MCA पोर्टल में जो फंक्शन दे रखा है उसको सबमिट करने का, उसी से सबमिट होगा। सेंडिंग द ई फॉर्म बाय ईमेल डज नॉट कंस्टिट्यूट ई फाइलिंग एंड देयरफॉर इट नीड्स टू बी अवॉइडेड। और ईमेल से फॉर्म को भेजने को ई फाइलिंग नहीं कहते हैं और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। द सबमिशन ऑफ ई फॉर्म विल जनरली टेक अ फ्यू मिनट्स। और इसको करने में, फाइल करने में, सबमिट करने में कुछ मिनट्स लगते हैं। हाउएवर इट विल बी डिपेंड ऑन द साइज़ ऑफ द ई फॉर्म या अटैचमेंट एंड द स्पीड और क्वालिटी ऑफ द इंटरनेट। साइज़ क्या है आपके फॉर्म का और अटैचमेंट की क्या साइज़ है और आपके इंटरनेट का क्या स्पीड और क्वालिटी है, इस पर भी डिपेंड करता है कितना टाइम लगेगा। इफ़ द ई फॉर्म इज़ डिफेक्टिव एज मे बी आइडेंटिफाइड बाई द MCA 21 सिस्टम ड्यूरिंग सबमिशन इट विल बी रिजेक्टेड एंड रिटर्न टू द यूज़र विद क्लियर डिटेल्स ऑफ द नेचर ऑफ द डिफेक्ट। अगर कुछ डिफेक्ट है तो सिस्टम हमें सबमिशन के टाइम ही बता देगा और रिजेक्ट कर देगा और रिटर्न कर देगा और बता देगा कि इसमें क्या नेचर ऑफ डिफेक्ट भी बता देगा। द डिफेक्ट में क्रॉप इन एज अ रिजल्ट ऑफ इनकरेक्ट डेटा दैट माइट हैव बीन एंटर्ड इन द ई फॉर्म और इट मे बी ड्यू टू मिसिंग और इनवैलिड डिजिटल सिग्नेचर। कुछ भी इनकरेक्ट डेटा हो सकता है जिसकी वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, डिफेक्टिव हो सकता है, या तो फिर कुछ हमने साइन नहीं किए हैं या हमने साइन किए हैं तो वो इनवैलिड है, जिसको करना चाहिए था किसी और के DSC है। इफ़ द ई फॉर्म इज़ करेक्ट इन ऑल रिस्पेक्ट द यूज़र कैन प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप ऑफ मेकिंग पेमेंट। अगर ई फॉर्म हर तरीके से सही है तो हम नेक्स्ट स्टेप में जा सकते हैं पेमेंट के लिए। द कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट that has been submitted remains in the possession of the user and he may retain this as a part of his records। और जो कॉपी है डॉक्यूमेंट्स की जो कि उसने सबमिट की है वो यूज़र के पास रहती है, वो उसको रिटेन कर सकता है अपने रिकॉर्ड्स में। मेकिंग ऑफ पेमेंट इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल लॉ फी कैलकुलेशन विल बी डन ऑटोमेटिकली बाय द सिस्टम। द फ़ी फॉर द सर्विस विल बी डिस्प्लेड टू द यूज़र। जो भी एप्लीकेबल लॉ होगा उसके अकॉर्डिंग जो भी फ़ीस होगी वो ऑटोमेटिकली सिस्टम द्वारा कैलकुलेट कर दी जाएगी और यूज़र को दिखेगी। द यूज़र विल बी आस्क्ड टू चूज़ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ पेमेंट। यूज़र को कहा जाएगा कि कोई भी मेथड ऑफ पेमेंट को सेलेक्ट कर लीजिए। क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, नेफ्ट, NEFT, फिज़िकल चालान या जो कि बैंक काउंटर से जाके करना पड़ेगा, और पे लेटर। In the case of payment mode of credit या debit card, internet banking etc., the computer of the authorized bank will take over at this stage to carry forward the transaction to completion। अगर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो जो ऑथराइज्ड बैंक होगा जिसका हमने ये सिस्टम सेलेक्ट किया है वो सामने आ जाएगा और पूरा ट्रांजैक्शन फिर वो कंप्लीट करेगा। सिस्टम विल जनरेट अ रिसीट, और एक सिस्टम से एक रिसीट जनरेट होगी जो कि यूज़र अपने पास रिकॉर्ड्स के तौर पे रख सकता है। इन द केस ऑफ चालान पेमेंट, a fully completed challan will be generated by the system that can be printed by the user and taken to any of the nearest authorized bank। और जब चालान पेमेंट को सेलेक्ट करते हैं तो एक फुल्ली कंप्लीटेड चालान जनरेट होगा जिसको कि प्रिंट आउट निकाल के हम किसी भी ऑथराइज्ड बैंक के पास अपने आसपास जा सकते हैं। ही में चूज़ टू पे इधर थ्रू कैश, हो सकता है उसने कैश से पेमेंट करने के लिए चूज़ किया हो या लोकल चेक या DD से पेमेंट करने के लिए सेलेक्ट किया हो। द
एक्नॉलेज्ड कॉपी ऑफ द चालान विल सर्व एज अ रिसीट, और जो एक्नॉलेज्ड कॉपी होगी चालान की वो एक रिसीट का काम करेगी. Once the user has made the payment in the bank following the चालान पेमेंट सिस्टम, the filing shall be completed. जब बैंक में जाके यूज़र अपना चालान पेमेंट को सेलेक्ट किया था जिसने, वो बैंक में जाके जब पेमेंट कर देगा तो फाइलिंग कंप्लीट हो जाएगी. बेस्ड ऑन कंफर्मेशन ऑफ पेमेंट बाय द बैंक टू द MCA 21 सिस्टम, द डॉक्यूमेंट विल बी ट्रांसमिटेड टू द बैक ऑफिस फॉर फर्दर प्रोसेसिंग. और जब MCA सिस्टम से पेमेंट की कंफर्मेशन मिल जाएगी तो डॉक्यूमेंट बैक ऑफिस में फर्दर प्रोसेस होने के लिए चला जाएगा. इन केस ऑफ पे लेटर, अगर पे लेटर को सेलेक्ट किया है, ई फॉर्म कैन बी अपलोडेड ऑन MCA पोर्टल इन वन स्टेप एंड मेक द पेमेंट एट लेटर पॉइंट ऑफ टाइम यूजिंग द ऑनलाइन पेमेंट मोड. हम अभी MCA में जो भी फॉर्म है उसको अपलोड कर देंगे और पेमेंट उसको हम फिर कभी कर सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट से. क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग से या an e-चालान generated at the time of uploading e-form contains the validity date within which payment shall be made by the user. और जब पे लेटर सेलेक्ट करते हैं तो उसमें हमें कुछ वैलिडिटी दे रखी है कि उस पीरियड के अंदर ही इसको पेमेंट करना पड़ेगा. Completion of e-filing. E-filing will be completed once the necessary payment is remitted either through electronic mode means or through the चालान based method. E-filing कब कंप्लीट हो जाएगी? जब नेसेसरी पेमेंट रेमिट हो जाएगी या तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से या चालान से. बैंक विल ऑथराइज द ट्रांजेक्शन्स आफ्टर विच द डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड बाय द यूज़र विल बी इलेक्ट्रॉनिकली फॉरवर्डेड टू द कंसर्न्ड ROC ऑफिस. जब बैंक अब ट्रांजेक्शन को ऑथराइज कर देगा तो फिर इलेक्ट्रॉनिकली उसको भेज दिया जाएगा ROC को. ऑल्सो रेफर्ड टू एज बैक ऑफिस. बैक ऑफिस का मतलब क्या है? ROC के पास चला जाएगा. For further processing, the user will also be provided a facility at MCA 21 portal to check if the e-filing has been completed successfully. और जो यूज़र है वो MCA 21 में जाके चेक भी कर सकता है कि e-filing सक्सेसफुली हो गई है या नहीं हो गई है. The चालान नंबर और सर्विस रिक्वेस्ट नंबर SRN that is printed on the चालान or the computer generated receipt will be helpful for future referencing of its service request. फ्यूचर में अगर कुछ रेफरेंस वगैरह चेक करना होगा तो यही हमें काम आएगा इस फाइलिंग से रिलेटेड. एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज XBRL. ये क्या है? XBRL इज़ एन ओपन रॉयल्टी फ्री सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन डेवलप्ड बाय XBRL इंटरनेशनल 12, a global not-for-profit organization founded by American Institute of Certified Public Accountants with an aim to improve the accountability and transparency of business performance globally by providing the open data exchange standard for business reporting. XBRL क्या है? ओपन है, रॉयल्टी फ्री सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन है. किसने डेवलप किया है? XBRL इंटरनेशनल 12 ने. कौन ये क्या है? एक ग्लोबल NPO है. किसने फाउंड किया है? AICPA के अंडर में ये एक NPO कंपनी है जो कि XBRL इंटरनेशनल 12 के नाम की है. इसने इस सॉफ्टवेयर को बनाया है विद एन एम टू इम्प्रूव द अकाउंटेबिलिटी, जिससे कि अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाया जा सके और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाया जा सके बिजनेस परफॉर्मेंस की ग्लोबली बाय प्रोवाइडिंग द ओपन डेटा एक्सचेंज स्टैंडर्ड्स फॉर बिजनेस रिपोर्टिंग. बिजनेस की रिपोर्टिंग करने के लिए एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं जो कि ओपन डेटा एक्सचेंज स्टैंडर्ड है. Being an international standards organization, XBRL International 12 develops and maintains the XBRL standards and related specification in order to improve the business reporting for the public goods. बिजनेस रिपोर्टिंग को इम्प्रूव करने के लिए ये XBRL के स्टैंडर्ड्स बनाते हैं और उससे रिलेटेड स्पेसिफिकेशंस बनाते हैं. India is now an established jurisdiction of XBRL International. और अब इंडिया में भी XBRL इंटरनेशनल है. सेपरेट कंपनी अंडर सेक्शन 25 हैज़ बिन क्रिएटेड. एक सेपरेट कंपनी बनाई गई है सेक्शन 25 के अंडर में टू मैनेज द ऑपरेशंस ऑफ XBRL इंडिया, जो कि XBRL इंडिया के ऑपरेशंस को मैनेज कर सके. ये ओल्ड कंपनीज एक्ट 1956 में सेक्शन 25 में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते थे. अभी हमारे कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 8 कंपनीज को ये रेफ़र कर रहे हैं.
The main objective of XBRL India are to create awareness about XBRL in India. अवेयरनेस को क्रिएट करेगी, लोगों को जानकारी प्रोवाइड कराएगी XBRL के बारे में. टू डेवलप एंड मेंटेन इंडियन टैक्सोनॉमीज़ को डेवलप करेगी और मेंटेन करेगी. टू हेल्प कंपनीज अडॉप्ट एंड इम्प्लीमेंट XBRL. कंपनीज़ की मदद करेगी किसमें, अडॉप्ट और इम्प्लीमेंट करने में XBRL को. मीनिंग, according to Rule 2, Sub-Rule 1D of the Companies Filing of Documents and Forms in Extensible Business Reporting Language Rule 2015, XBRL means the standardized language for communication in electronic form to express, report or file financial information by the companies under the Companies Act 2013. कंपनीज जिस लैंग्वेज में अपनी फिनेंशियल इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट कर सकती है उसको कहते हैं XBRL. दस इट इज़ द लैंग्वेज फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ऑफ बिजनेस एंड फिनेंशियल डेटा. इसलिए ये एक लैंग्वेज है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के लिए बिजनेस और फिनेंशियल डेटा के. इट्स एक्सटेंसिबल नेचर मीन्स दैट इट कैन बी एडजस्टेड टू मीट पर्टिकुलर बिजनेस रिक्वायरमेंट. ये एडजस्ट हो सकती है पर्टिकुलर बिजनेस रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए इवन एट द इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन लेवल. हर एक ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन ये थोड़ा एडजस्ट कर सकती है. सिंस XBRL इज़ एक्सटेंसिबल एंड फ्लेक्सिबल, ये एक्सटेंसिबल है और फ्लेक्सिबल है. इट कैन बी अडेप्टेड टू अ वाइड वैरायटी ऑफ डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स. अलग अलग रिक्वायरमेंट्स में इसको अडॉप्ट किया जा सकता है. बेनिफिट्स क्या हैं. XBRL लैंग्वेज इज़ इकोनॉमिकल, फास्टर, मोर रिलायबल एंड मोर एक्यूरेट इन हैंडलिंग डेटा. ये जो लैंग्वेज है ये फास्ट है, इकोनॉमिक है और रिलायबल है और डेटा हैंडलिंग में बहुत एक्यूरेट है. Its use results in improved analysis and in providing better quality of information and decision making. और इसके जो रिजल्ट्स हैं वो इम्प्रूव्ड एनालिसिस के काम आते हैं और बेटर क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए. XBRL enables producers and consumers of financial data to switch resources away from costly manual processes typically involving time consuming comparison, असेंबली एंड री एंट्री ऑफ डेटा. जो भी फाइनेंशियल डेटा के प्रोड्यूसर हैं या जो फाइनेंशियल डेटा को यूज़ करने वाले हैं उनको कह रहे हैं कि मैनुअल प्रोसेस को हटाइए क्योंकि वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, कंपैरिजन वगैरह करने में बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है और असेंबली करने में या री एंट्री करना पड़ता है डेटा का. तो XBRL उसकी जगह ज़्यादा बेटर है. Being a flexible language, it supports all current aspects of reporting in different countries and industries. और एक फ्लेक्सिबल लैंग्वेज होने की वजह से अलग अलग कंट्रीज़ में ये इसको यूज़ कर सकते हैं. Comparability is easier as it helps in identifying data which is genuinely alike. Also, it helps in distinguishing information which is not comparable. कंपैरेबिलिटी ईजी है इसमें क्योंकि ये एक जैसे डेटा को आइडेंटिफाई कर लेती है, आइडेंटिफाई करने में मदद करती है. जो नॉट कंपेरेबल डेटास हैं उनको भी आइडेंटिफाई कर देती है. XBRL increases the usability of financial statement information. The need to rekey financial data for analytical and other purposes can be eliminated. XBRL की हेल्प से हमारा जो फिनेंशियल डेटा होता है वो ज़्यादा यूजेबल हो जाता है और हमको उसको री नहीं करना पड़ता है. मतलब डेटा एनालिसिस वगैरह के लिए हमें बार बार मैनुअली अपने डेटा को मैनुअली नहीं चेंज करना पड़ता है. XBRL से वो यूजेबल बन जाता है. विद फुल एडॉप्शन ऑफ XBRL कंपनीज कैन ऑटोमेट डेटा कलेक्शन. और फुल एडॉप्शन करके हम डेटा कलेक्शन को ऑटोमेट कर सकते हैं. डेटा फ्रॉम डिफरेंट डिविजन्स ऑफ अ कंपनी विद डिफरेंट अकाउंटिंग सिस्टम्स कैन बी असेंबल्ड क्विकली, चीपली एंड इफ़ेक्टिवली. अलग अलग अकाउंटिंग सिस्टम से और अलग अलग डिविजन्स के डेटा को असेंबल करना आसान है, सस्ता है और एफिशिएंट है. टाइम भी कम लगेगा. वर्किंग. XBRL makes the data readable with the help of following two documents. XBRL डेटा को रीडेबल बनाता है. उसमें दो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, टैक्सोनॉमी और इंस्टेंस डॉक्यूमेंट. According to Rule 2, Sub-Rule 1E of the Company's Filing of Documents and Forms in Extensible Business Reporting Language Rules 2015,
Taxonomy means in XBRL an electronic dictionary for reporting the business data as approved by the central government in respect of any document or forms indicated in these rules. Taxonomy का मतलब है XBRL में ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी, टैक्सोनॉमी क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी होती है जिसमें कि बिज़नेस का जो डेटा होता है उसको हम रिपोर्ट करते हैं कि इस डेटा का क्या क्या मतलब है, जिसको कि सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव करती है इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डॉक्यूमेंट्स या फॉर्म इंडिकेटेड इन दीज रूल्स। इन सारे डेटा को एक्सप्लेन करता है, एलिमेंट्स को डिफाइन करता है क्या, टैक्सोनॉमी। Based on the regulatory requirement, taxonomy defines various elements. ये various elements को define करता है and also their relationship, और उसका क्या relationship है आप बहुत सारे बाकी elements से ये भी बताता है। Using the prescribed taxonomy, companies are required to map their reports and generate a valid XBRL distance document. टैक्सोनॉमी में सारे जो भी एलिमेंट्स है वो सब डिफाइंड होते हैं हमारे रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। उसके बाद कंपनी को उसकी मैपिंग करनी होती है, मैपिंग करके हम XBRL इंस्टेंस डॉक्यूमेंट बनाते हैं। प्रोसेस ऑफ मैपिंग जो होता है वो इंडिकेट करता है मैचिंग द कॉन्सेप्ट को मैच करें एज रिपोर्टेड बाय द कंपनी टू द कॉरेस्पॉन्डिंग इन एलिमेंट इन द टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में जो भी एलिमेंट्स के बारे में हमने जो भी रिपोर्ट किया है उससे मैप करना चाहिए, उससे मैच करनी चाहिए, उसको कहते हैं हमारी मैपिंग। इन एडिशन टू असाइनिंग XBRL टैग फ्रॉम टैक्सोनॉमी से XBRL टैग को असाइन किया जाता है। उसके साथ साथ इंफॉर्मेशन लाइक यूनिट ऑफ मेजरमेंट, पीरियड ऑफ डेटा, स्केल ऑफ रिपोर्टिंग एट्सेट्रा नीड्स टू बी इंक्लूडेड इन द डिस्टेंस डॉक्यूमेंट। मैपिंग में क्या करते हैं, मैचिंग कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं। जो भी टैक्सोनॉमी में एलिमेंट्स दिए होते हैं और उनके रिलेशनशिप दिए होते हैं उन सब में मैचिंग कॉन्सेप्ट लगा के XBRL टैग उनको असाइन कर देते हैं। और इसमें कुछ और भी इंफॉर्मेशन होती है जैसे कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट या कितने पीरियड का डेटा है या स्केल ऑफ रिपोर्टिंग, ये सब चीज़ें भी इंस्टेंस डॉक्यूमेंट में होती हैं। XBRL as it defines the specific elements, concepts and relationships that can be used for reporting financial and non-financial data. Here is an example of the taxonomy in relation to XBRL. XBRL जैसे कि स्पेसिफिक एलिमेंट्स को डिफ़ाइन करता है, कॉन्सेप्ट्स को डिफ़ाइन करता है या उनके आपस में रिलेशनशिप को डिफ़ाइन करता है, तो इसको यूज़ कर सकते हैं फिनेंशियल और नॉन फिनेंशियल डेटा को रिपोर्ट करने के लिए। तो टैक्सोनॉमी का एक एग्जाम्पल दे रखा है। लेट्स कंसिडर अ फ्रिक्शनल कंपनी कॉल्ड XYZ कॉरपोरेशन एज दैट नीड्स टू रिपोर्ट इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजिंग XBRL। एक कंपनी मान लेते हैं कोई XYZ कॉरपोरेशन है जिसको कि अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को XBRL के द्वारा रिपोर्ट करना है। द टैक्सोनॉमी ऑफ XYZ कॉरपोरेशन माइट इंक्लूड द फॉलोइंग एलिमेंट्स। तो XYZ कॉरपोरेशन की टैक्सोनॉमी में क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं, कंपनी का नेम हो सकता है या दिस एलिमेंट रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ द कंपनी सच एज XYZ कॉरपोरेशन। बैलेंस शीट में क्या, उसको कैसे एक्सप्लेन किया होगा, दिस एलिमेंट रिप्रेजेंट्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैटेगरी, इट इंक्लूड्स सब एलिमेंट्स लाइक असेट्स, लायबिलिटीज़, इक्विटी। बैलेंस शीट के अंदर क्या सब एलिमेंट्स हो सकते हैं, असेट हो सकती है, लायबिलिटी हो सकती है, इक्विटी हो सकती है। फिर जैसे करंट असेट को लिया, उसको कैसे डिफाइन किया होगा, दिस एलिमेंट रिप्रेजेंट द सबसेट ऑफ असेट्स दैट कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। जो ये असेट के अंदर आता है उसका एक सबसेट है, वो सारे असेट्स होते हैं जो कि 1 साल के अंदर कैश में इजीली कन्वर्ट किए जा सकते हैं। इट इंक्लूड सब एलिमेंट्स, इसमें कैसे कैसे सब एलिमेंट्स आ सकते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अकाउंट्स रिसीवेबल एंड इन्वेंट्री। लॉन्ग टर्म डेट को कैसे एक्सप्लेन किया होगा टैक्सोनॉमी में, दिस एलिमेंट रिप्रेजेंट्स अ टाइप ऑफ लायबिलिटी दैट विल बी पेड ऑफ ओवर अ पीरियड लॉन्गर देन 1 ईयर। 1 साल से ज़्यादा लॉन्गर पीरियड के लिए कुछ लायबिलिटीज़ वगैरह हैं उनको लॉन्ग टर्म डेट बोलते हैं। नेट इनकम को कैसे एक्सप्लेन किया होगा, दिस एलिमेंट रिप्रेजेंट्स द कंपनीज टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस ओवर ए गिवन पीरियड। एक गिवन पीरियड में जो भी टोटल रेवेन्यू आया है उससे एक्सपेंसेस को लेस करके नेट इनकम आई है। EPS, दिस एलिमेंट रिप्रेजेंट्स द कंपनीज नेट इनकम डिवाइडेड बाय द एवरेज नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। Statement of cash flows, this element represents another financial statement category which includes
सब एलिमेंट्स लाइक ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ऐसे हर एक एलिमेंट को डिफ़ाइन किया होता है टैक्सोनॉमी में, और फिर उससे और कुछ रिलेशनशिप भी डिफ़ाइन किया होता है और कॉन्सेप्ट्स वगैरह डिफ़ाइन किए होते हैं, और इनसे मैपिंग करके हम क्या बनाते हैं, इंस्टेंस डॉक्यूमेंट बनाते हैं। These are just a few examples of elements that would be a part of XYZ Corporation's XBRL taxonomy. The taxonomy would define the hierarchical structure of each element, their data type and any applicable calculations or relationship between them. और taxonomy क्या बताएगा कि क्या hierarchical structure है इन एलिमेंट्स का, कि क्या ऊपर आता है, उसके अंदर क्या आता है, उसके अंदर क्या आता है, उनका डेटा टाइप, देयर डेटा टाइप, और वो एप्लीकेशन और अगर कुछ कैलकुलेशन वगैरह एप्लीकेबल है तो वो भी बताता है, और रिलेशनशिप आपस में। This allows company and regulatory bodies to standardize and exchange financial information in a machine readable format using XBRL। और ये कंपनीज और रेगुलेटरी बॉडीज़ को एक स्टैंडर्डाइज करने में मदद करता है और एक्सचेंज करने में फिनेंशियल इंफॉर्मेशन को एक मशीन रीडेबल फॉर्मेट में यूजिंग XBRL। Taxonomies for Indian companies are developed based on the requirements of Schedule 3 of Companies Act 2013। इंडियन कंपनीज़ की जो रिक्वायरमेंट है उसके बेस में इंडियन कंपनीज़ के लिए टैक्सोनॉमीज डेवलप करी गई है। और मेन रिक्वायरमेंट्स क्या है, Schedule 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, accounting standards issued by ICAI, SEBI listing requirements. There are more than 5,500 taxonomies based on company law requirement, Ind AS, IGAP requirements, MCA reporting requirements, Schedule 3, MSME reportings and SEBI reportings। तो 5500 से ज़्यादा टैक्सोनॉमीज़ है इन सब के बेस पे। फॉलोइंग इज़ द कंटेंट रिलेटेड पार्टी टैक्सोनॉमी रिकवरिंग वेरियस प्रोविजंस ऑफ कंपनी लॉ, इंडिया, Schedule 3 एट्सेट्रा। जैसे रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड जो भी एलिमेंट्स हैं उनके बारे में हमारे पूरे प्रोविजंस, कंपनी लॉ में कहाँ पे क्या क्या करना है, उससे रिलेटेड डिटेल्स को कैसे हैंडल करना है, इंडियाज़ में क्या रिक्वायरमेंट है, Schedule 3 में क्या रिक्वायरमेंट्स है, उससे रिलेटेड पार्टीज़ की टैक्सोनॉमी को यहाँ पे टेबल फॉर्मेट में दे रखा है। और 4 पेज की इसमें टैक्सोनॉमी दे रखी है कि ये सारी MCA में क्या रिक्वायरमेंट दे रखा है और कौन कौन से फॉर्म, कुछ रेफरेंस दे रखा है, रेफरेंस पैरा वगैरह दे रखे हैं, ICAI में क्या दे रखा है, इन सारी चीज़ों के बारे में, इंडेस में क्या दे रखा है, इंडेस के नाम वगैरह रेफरेंस में दे रखे हैं, Schedule 3 में क्या दे रखा है, MCA ने क्या दे रखा है, डिटेल्स क्या क्या चीज़ें हैं, इससे रिलेटेड कहाँ क्या है, ऐसे टैक्सोनॉमी बनाई गई है। Creation of financial statements. There are a number of ways to create financial statements in XBRL. XBRL में financial statements को बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। XBRL aware accounting software products which support the export of data in XBRL form allow the user to map charts of accounts and other structures of XBRL tags. XBRL aware accounting softwares होते हैं, इससे क्या होता है, ये सपोर्ट करते हैं जो डेटा है उसको एक्सपोर्ट कर सकें XBRL फॉर्मेट में। बाय यूजिंग XBRL सॉफ्टवेयर टूल्स स्टेटमेंट कैन बी मैप्ड इनटू XBRL। सॉफ्टवेयर टूल्स को यूज़ करके XBRL में स्टेटमेंट को मैप किया जा सकता है। डेटा फ्रॉम अकाउंटिंग डेटाबेसेस कैन बी एक्सट्रैक्टेड इनटू XBRL फॉर्मेट। अकाउंटिंग डेटाबेस से XBRL फॉर्मेट में एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं डेटा को। एप्लीकेशंस कैन ट्रांसफॉर्म डेटा इन पर्टिकुलर फॉर्मेट्स इनटू XBRL। और बहुत से ऐप्स वगैरह होते हैं जो कि कोई भी डेटा को XBRL फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। द रूट विच एन इंडिविजुअल कंपनी में टेक विल डिपेंड ऑन इट्स रिक्वायरमेंट। जैसी रिक्वायरमेंट होती है और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स यूज बाय इट अमंग, कैसा हम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, क्या सिस्टम्स हम यूज़ कर रहे हैं, क्या हमारी रिक्वायरमेंट पे है, उसके बेस पे हम कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी तरीके से अपने डेटा को XBRL में कन्वर्ट कर सकते हैं। Statutory requirement according to Rule 3 Sub Rule 1 of the company's filing of documents and forms in extensible business reporting language Rule 2015,
The following class of companies shall file their financial statements and other documents under Section 137 of the Companies Act 2013 with the registrar in e-form AOC 4 XBRL as per Annexure 1. कुछ ऐसी कंपनीज को स्पेसिफाई कर रखा है रूल 3 में जो AOC 4 में AOC 4 XBRL फॉर्मेट में ई फाइलिंग करेगी रजिस्ट्रार को अंडर सेक्शन 137. कौन कौन सी कंपनीज हैं? कंपनीज लिस्टेड विद स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया एंड देयर इंडियन सब्सिडियरीज. इंडिया में लिस्टेड कंपनीज और उनकी इंडियन सब्सिडियरीज. कंपनीज हैविंग पेड अप कैपिटल ऑफ 5 करोड़ रुपीज़ और मोर. 5 करोड़ और मोर जिनकी पेड अप कैपिटल है. कंपनीज हैविंग टर्नओवर ऑफ 100 करोड़ रुपीज़ और मोर. 100 करोड़ या और मोर जिनकी टर्नओवर है. ऑल कंपनीज विच आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर देयर फिनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद कंपनीज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रूल. और जितनी भी कंपनीज में इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल है वो सारी कंपनीज. प्रोवाइडेड दैट द कंपनीज प्रिपेयरिंग देयर फिनेंशियल स्टेटमेंट्स अंडर द कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रूल 2006 शैल फाइल द स्टेटमेंट यूजिंग द टैक्सोनॉमी प्रोवाइडेड इन Annexure 2. And companies preparing their financial statement under Companies Ind AS Rules 2015 shall file the statements using the taxonomy provided in Annexure 2A. जो कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करती हैं वो Annexure 2 में प्रोवाइडेड टैक्सोनॉमीज़ के अकॉर्डिंग अपने स्टेटमेंट फाइल करेंगी. और जो कंपनीज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करती हैं वो कंपनीज Annexure 2A में प्रोवाइडेड टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग अपने स्टेटमेंट्स फाइल करेंगी. द कंपनी विच हैज़ वंस फाइल्ड इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन XBRL फॉर्मेट shall continue to file its financial statements and other documents in XBRL format, though it may not fall under the class of companies as mentioned above in succeeding years. जिन कंपनीज में एक बार XBRL फॉर्मेट में अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फाइल कर दिए हैं उनको अब XBRL फॉर्मेट में ही आगे भी फाइल करना पड़ेगा, भले ही वो इस क्राइटेरिया से बाहर हो जाएं. आगे चल के वो इस क्राइटेरिया को अगर फॉलो नहीं भी कर पा रही हैं और अब उनमें ये नहीं एप्लीकेबल हो रहा है, फिर भी अगर आपने एक बार XBRL में फॉर्मेट में फ़ाइल किया है तो अब आपको आगे चल के XBRL में ही फाइल करना पड़ेगा. ये XBRL की वर्किंग का एक फ़्लो चार्ट दे रखा है अपने स्टडी मटेरियल में. इसमें जो भी हमें रिपोर्ट्स वगैरह हैं, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स है, और डायरेक्टर्स रिपोर्ट है, ऑडिटर्स रिपोर्ट है, इन सबको हम कैसे XBRL में यूज़ कर सकते हैं. ये जो भी रिपोर्ट्स हैं इनकी हम जो भी टैक्सोनॉमीज़ होती हैं अपने लॉ के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो सारी टैक्सोनॉमीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे इसकी टैक्सोनॉमी. फिर मैपिंग करते हैं उसकी. मैपिंग करने से क्या करते हैं, उसको XBRL टैग्स असाइन कर देते हैं. पहले इसको ये जो भी डेटा है पहले इसको कन्वर्ट करते हैं XBRL फॉर्मेट में. जो भी हमारे पास डेटा है, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, ऑडिटर्स रिपोर्ट, इनको हम XBRL फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं. फिर इसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी टैक्सोनॉमी, उसकी मैपिंग करते हैं, उसको टैग्स असाइन करते हैं. टैग्स असाइन करने के बाद उसकी हम वैलिडेशन वगैरह करते हैं और उसकी XML फाइल जनरेट कर लेते हैं. फिर उसको सेव करते हैं अपने डेटाबेस में, और डेटाबेस में सेव करने के बाद उसको हम कुछ एनालिटिकल टूल्स वगैरह यूज़ करके उससे एज़ पर द रिक्वायरमेंट कुछ रिपोर्ट्स वगैरह जनरेट कर लेते हैं और उसको एनालाइज कर सकते हैं जैसी हमारी नीड्स हो. मतलब ये समझाने के लिए ये स्टेप्स मैंने डाले हैं, बाकी जो अपने मॉड्यूल में है बस यही फ़्लो हम लोग ध्यान में रखेंगे. कैसी रिपोर्ट्स बन सकती हैं, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का एनालिसिस कर सकते हैं, मनी ट्रेल्स वगैरह चेक कर सकते हैं, कुछ भी टेक्निकल स्क्रूटनी करना है वो कर सकते हैं.
Transactions with strike of companies. CSR rules and compliance as acceptance and renewal of deposits matured and claimed but not paid, interest on deposit accrued and due but not paid, share application money received, share application money returned, unpaid dividend, details of share capital held by foreign company, number of shares bought back during the year, director's eligibility, secured loans charges status, auditors qualifications and remarks, comparative analysis year wise and peer wise. ये सारी चीज़ें हम एनालाइज कर सकते हैं एज़ पर द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ आवर कंपनी.